नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार के सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नए बिंदु के साथ, एक नई कड़ी के साथ और एक नए टेस्ट के साथ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोगों ने एक टेस्ट श्रृंखला प्रारंभ कर रखी है। इस टेस्ट श्रृंखला में हम लोग डॉक्टर नगेंद्र के हिंदी साहित्य के इतिहास से और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास से टेस्ट करवा रहे हैं। इसके अलावा सर्वप्रमाणिक सभी हिंदी साहित्य के इतिहास से चुनिंदा प्रश्नों की एक टेस्ट श्रृंखला भी प्रारंभ कर रखी है। तो उसी के अंतर्गत जैसा कि आज बुधवार है, तो सोमवार और मंगलवार को जैसा कि आप जानते हैं कि डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी साहित्य का टेस्ट रहता है, और आज जैसा कि बुधवार है तो आज हमारा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का टेस्ट रहेगा। तो आज जो टेस्ट की संख्या है वो है टेस्ट संख्या 5। आज की जो टेस्ट संख्या है वो है 5। टेस्ट 5, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास, सर्वप्रमाणिक हिंदी साहित्य का इतिहास। आज टेस्ट 5 के अंतर्गत हम जो करने जा रहे हैं वो है कुछ तो रासो काव्य से संबंधित। रासो काव्य या वीर गाथा काल, या इसे कहा गया था, इसे प्रकरण 3 भी कहा गया है। आदिकाल जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, थोड़ा सा बता देना चाहता हूं मैं आपको, ज़्यादा नहीं क्योंकि पिछली क्लास के अंदर इसे विस्तार से बता दिया है मैंने, लेकिन फिर भी आज जो पढ़ने जा रहे हैं उसके बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूं। तो आज की क्लास का ये है कि आदिकाल को, अभी तक हम आदिकाल में ही चल रहे हैं, तो आदिकाल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कितने प्रकरणों में बांटा है? 4 प्रकरणों में बांटा है। उसमें से जो तीसरा प्रकरण है, प्रकरण 3 है और प्रकरण 4, ठीक है ना। प्रकरण 3 जो है ये वीर गाथा काल का, और इसके अलावा इसे क्या कहा गया? देश भाषा काव्य, देश भाषा काव्य कहा गया है। और प्रकरण 4 जो है, 3 थोड़ा सा अंश हम 3 का पढ़ेंगे और बाकी हम 4 का पढ़ेंगे। 4 है, 4 को उन्होंने फुटकल रचनाएं कहा गया है। फुटकल रचनाएं, इन फुटकल रचनाओं में उन्होंने 2 ही रचनाकारों का वर्णन किया है। 1 नंबर पर हमारे पास आ जाते हैं अमीर खुसरो, और 2 नंबर पर हमारे पास आ जाते हैं विद्यापति। तो प्रकरण 4 हिंदी साहित्य का इतिहास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपना जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसका जो आदिकाल है, जिसे उन्होंने वीर गाथा काल नाम दिया है, उसे 4 प्रकरणों में बांटा गया है। और उसका जो प्रकरण संख्या 4 है जिसे हम आज करने वाले हैं, तो प्रकरण 4 जो है वो क्या है? उसके अंदर फुटकल रचनाएं हैं, और उन फुटकल रचनाओं में सिर्फ 2 ही रचनाकारों का वर्णन किया आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, वो किया है अमीर खुसरो और विद्यापति का। अब इनके बारे में मैं विस्तार से आपको बता नहीं सकता, क्योंकि कारण आप सभी जानते हैं, क्योंकि प्रश्न जो है वो आगे आने वाले हैं। अब प्रश्नों को देखकर आप देखेंगे कि क्या है, कैसे है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। टेस्ट देने से पहले पता चलेगा, क्योंकि कुछ नए विद्यार्थियों को छोड़कर लगभग सभी विद्यार्थियों ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास पढ़ रखा होता है, या कहीं न कहीं से प्रयास किया होता है पढ़ने का, या उनसे संबंधित क्वेश्चन आंसर करने का। और डॉक्टर नगेंद्र का भी पढ़ा हुआ होता है। तो आज हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास करवा रहे हैं, तो आपने कहीं न कहीं से ये पढ़ा जरूर है। तो देखते हैं कि आपने कितना किया है। और अगर मेरी बात मानकर आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास ले आए हैं और प्रत्येक टेस्ट के लिए 20 प्रश्न उसके याद कर रहे हैं, तो ये बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं। जयानक कृत पृथ्वीराज विजय में, किसमें? जयानक कृत पृथ्वीराज विजय में किसकी रचना है? जयानक की। रचना का नाम क्या है? पृथ्वीराज विजय में पृथ्वीराज के राजकवि का नाम क्या बताया गया है? ए, बै, से या फिर द? ए, बै, से या फिर द? तो क्या बताया गया है? बै, पृथ्वी भट्ट। अब यहाँ थोड़ा सा मैं इसके बारे में बताना चाहता हूँ
कहीं आगे प्रश्न ना आ जाए, और तो कुछ नहीं है, ठीक है। तो जो पृथ्वीराज रासो है, पृथ्वीराज रासो है जो बंगाल एशियाटिक सोसाइटी, ठीक है ना, या एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जो था, वो क्या है कि पृथ्वीराज रासो का संस्करण निकालने वाले थे, ठीक है। लेकिन उन्हीं दिनों क्या हुआ कि वुलर को कश्मीर के अंदर पृथ्वीराज विजय मिल गया। पृथ्वीराज विजय जो है वो संस्कृत में लिखा गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास में ऐसा कहा गया कि संस्कृत में लिखा गया है। तो ये किसको मिल गया? ये मिल गया था वुलर को। कहाँ मिल गया था? कश्मीर में। ये कश्मीर में वहाँ इनको वुलर को ये मिल गया था। तो वहाँ जब उन्होंने उसको देखा तब उनको पता चला कि जो पृथ्वीराज विजय में जो घटनाएं और जो दी गई है सब कुछ, वो बिल्कुल इतिहास से मेल खाती है। लेकिन पृथ्वीराज रासो की जो घटनाएं हैं या जो तिथियां हैं वो इतिहास से मेल नहीं खाती। अब इतिहास से मेल खाती है, इसका मतलब ये होगा पृथ्वीराज विजय प्रमाणिक है। अब पृथ्वीराज विजय प्रमाणिक है तो इसमें कहीं भी चंद्रबरदाई का नाम नहीं था, इसमें कहीं भी चंद्रबरदाई का नाम नहीं था। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने सोचा कि चंद्रबरदाई जो है ये कोई फ्रॉड ही है, इसलिए उन्होंने ये जो लेटर लिख दिया और जो उसका जो प्रकाशन होना था वो बंद हो गया था। ऐसी इसके बारे में बात है। और उसके अंदर पृथ्वीराज विजय में जो है पृथ्वीराज का जो राजकवि है वो पृथ्वी भट्ट को बताया गया है। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी और दे देना चाहता हूँ। आचार्य शुक्ल के अनुसार पृथ्वीराज विजय के कर्ता जनक ने पृथ्वीराज के मुख्य भाट या बंदी राज का नाम पृथ्वी भट्ट लिखा है, चंद का उसने कहीं नाम नहीं लिया है, ये बात है। चलो चलते हैं प्रश्न संख्या 2। तन्य चंद्र राजस्य चंद्रराज इवा भवत संग्रह यस्सु वृत्ताना सुवृत्तानामिव व्यघात। उपयुक्त पद किस रचना से है? अ, ब, स या फिर द। उपयुक्त पद जो है वो किस रचना से है? अ, ब, स या फिर द। पृथ्वीराज रासो से है, पृथ्वीराज विजय से है, हमीर रासो से है या परमाल रासो से है? तो ये जो पद है ये किससे है? ये पृथ्वीराज विजय से है। किससे है ये पद? पृथ्वीराज विजय से है। पृथ्वीराज विजय से। किसने की थी पृथ्वीराज विजय की रचना? जयानक की जयानक ने। किसने की थी? जयानक ने। अब इसमें जो ये चंद्रराज जो नाम आया है, ठीक है ना, जो चंद्रक कवि की बात कही गई है, इसके बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या लिखते हैं वो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यह श्लोक पृथ्वीराज विजय के 5वें सर्ग से लिया गया है। कौन से सर्ग से लिया गया यह श्लोक? यह श्लोक जो है पृथ्वीराज विजय के 5वें श्लोक से लिया गया है। किससे लिया गया है? 5वें श्लोक से लिया गया है। और इसमें क्या लिखा गया है? शुक्ल क्या लिखते हैं कि इस श्लोक में जिस चंद्रराज कवि का वर्णन किया गया है वह राय बहादुर श्रीयुत पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार। किसके अनुसार? गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार, ठीक है ना। इस पृथ्वीराज विजय में जो ये चंद्रराज का वर्णन किया गया है, कहां लिखा गया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास में ऐसा लिखा गया है कि ये जो पद है ये कहां से लिया गया है? पृथ्वीराज विजय से लिया गया है। पृथ्वीराज विजय में कहां से लिया गया है? उसके 5वें सर्ग से लिया गया है। इसका मतलब ये हुआ, ठीक है ना, कहां से लिया गया है? 5वें सर्ग से। पृथ्वीराज विजय के 5वें सर्ग से लिया गया। इसका मतलब क्या है? पृथ्वीराज विजय किस में विभाजित है? सर्गों में विभाजित है। 5वें सर्ग से लिया गया है। और इसमें जो ये चंद्रराज नाम लिया गया है इसके बारे में आचार्य शुक्ल लिखते हैं कि गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार ये जो चंद्रराज नाम है ये चंद्रक कवि है। हीराचंद ओझा के अनुसार चंद्रक कवि है जिसका उल्लेख कश्मीर कवि, ये जो चंद्रराज है ये चंद्रक कवि है। क्या नाम है ये? चंद्रक कवि। कौन है ये? चंद्रक कवि।
ये चंद्र कवि है जिसका वर्णन क्षेमेंद्र जो है ठीक है ना, उन्होंने किया है। इस अवस्था में यही कहा जा सकता है कि चंद्रबरदाई नाम का यदि कोई कवि था तो वह या तो पृथ्वीराज की सभा में न रहा होगा या जानक के कश्मीर लौट जाने पर आया होगा। तो ये चंद्र का कवि है, इसका वर्णन उन्होंने हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भी किया है इसके बारे में, ठीक है ना। भी ये जो है ये कश्मीर के रहने वाले थे, तो ये पृथ्वीराज विजय जो चंद्रबरदाई है उसका नाम नहीं है। ऐसी स्थिति में आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या लिखते हैं, वो लिखते हैं कि ये जो चंद्रबरदाई है ये या तो पृथ्वीराज के समय में थे नहीं, या पृथ्वीराज के समय में अगर थे तो जो जानक है वो जब कश्मीर चला गया उसके बाद कहीं चंद्रबरदाई आए होंगे, इसलिए जानक ने चंद्रबरदाई का कहीं वर्णन नहीं किया है। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस रासो ग्रंथ की भाषा को बिल्कुल बेठिकाने की कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस रासो ग्रंथ की, क्या है, किस रासो ग्रंथ की भाषा को बिल्कुल बेठिकाने की कहा है? क्या कहा है? बिल्कुल बेठिकाने की भाषा, बिल्कुल बेठिकाने की भाषा, बिल्कुल बेठिकाने की भाषा किसको कहा है? किसकी मतलब भाषा को कहा है? ए बै से या फिर द, ए बै से या फिर द, तो किसकी भाषा को? पृथ्वीराज रासो की भाषा को। किसकी भाषा को कहा है? पृथ्वीराज रासो की भाषा को उन्होंने बेठिकाने की भाषा कहा है। अब भाषा की बात करते हैं तो मैं इसके बारे में बता देना चाहता हूँ। आचार्य शुक्ल लिखते हैं कि भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं, क्या कि भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है। किसके बारे में लिखते हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है वो किसके बारे में लिख रहे हैं? वो लिख रहे हैं पृथ्वीराज रासो के बारे में। क्या लिख रहे हैं कि भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है, क्योंकि वह बिल्कुल बेठिकाने हैं, क्योंकि वह बिल्कुल बेठिकाने है, उसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। दोहों की और कुछ कुछ कविताओं की भाषा तो ठिकाने की है, याद रख लेना। क्या लिखते हैं? दोहों की व कविताओं, छप्यों की भाषा तो ठिकाने की है। दोहों व कवित्तों की भाषा तो, दोहों व कवित्तों की भाषा तो कुछ कुछ ठिकाने की है, लेकिन जो त्रोटक है, जो त्रोटक छंद था, कौन सा छंद है? जो त्रोटक छंद है, उसकी जो भाषा है वो बिल्कुल बेठिकाने की है। और वो क्या लिखते हैं कि कहीं कहीं अनुस्वरांत शब्दों की ऐसी मनमानी भरमार है जैसे कवि ने संस्कृत प्राकृत की नकल की हो। इसके अलावा इनके बारे में मैं और थोड़ा सा बताना चाहूँगा। पृथ्वीराज रासो के विषय में आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि भाटों का इस वागजाल, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, आपको हर जगह नहीं मिलेगी। पृथ्वीराज रासो के विषय में आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि भाटों के इस वागजाल के बीच कहाँ पर कितना अंश असली है। भाटों के इस वागजाल में, कौन से वागजाल में? पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो जो है उसके बारे में कहा गया है कि भाषा के इस भाटों के इस वागजाल में कितना अंश असली है, इसका निर्णय असंभव होने के कारण यह ग्रंथ न तो भाषा के इतिहास और न साहित्य के इतिहास के जिज्ञासुओं के काम का है। भी वो सीधा सीधे कह देते हैं कि न तो भाषा के लिए और न इतिहास के लिए, न तो भाषा के लिए और न इतिहास के लिए, न तो भाषा के लिए और न इतिहास के लिए किसी भी काम का ग्रंथ ये नहीं है। ठीक है ना। इसे पूर्णतः पृथ्वीराज रासो ने जाली ग्रंथ कहा था। पृथ्वीराज रासो को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पूर्णतः जाली ग्रंथ कहा था। आगे चलते हैं। चंद्रबरदाई के वंशज वर्तमान में है। चंद्रबरदाई के वंशज वर्तमान में है। ए बै से या फिर द, ए बै से या फिर द, तो कौन है? नानूराम भाट है। चंद्रबरदाई के वंशज वर्तमान में कौन है? नानूराम भाट है। कौन है? नानूराम भाट है। अब इनके बारे में क्या है कि जो नानूराम भाट है वो किससे मिले थे? शास्त्री जी से मिले थे। आचार्य शुक्ल ऐसा लिखते हैं कि शास्त्री जी से मिले थे, तो उन्होंने कहा था कि नानूराम भाट ने कहा था कि चंद्रबरदाई के 4 वंशज थे। चंद्रबरदाई के 4
पुत्र थे। अब ये कहानी यहाँ गलत हो जाती है, क्योंकि जो पृथ्वीराज रासो है उसमें चंद्रप्रदायी के 10 पुत्रों का कहा गया है कि चंद्रप्रदायी के 10 पुत्र थे, ठीक है, ऐसा कहा गया है। लेकिन नानूराम जी क्या कहते हैं कि चंद्रप्रदायी के 4 पुत्र थे। अब वो 4 पुत्रों के बारे में क्या कहते हैं कि 4 पुत्रों में से एक पुत्र जो थे वो तो मुसलमान हो गए थे, ठीक है ना, एक पुत्र का कुछ पता नहीं, एक पुत्र कहीं और चले गए थे, और एक पुत्र जो जज्जल थे उसकी जो वंशावली है, उसकी जो शाखा है वो नागौर में है। कौन है? जज्जल। जज्जल की जो शाखा है उसकी यहाँ है। लेकिन इसी प्रकार का सूरदास जी का एक पद आता है। ये सारी बातें मैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास से ही बता रहा हूँ। इसी प्रकार का एक पद और आता है। किसका आता है वो पद? वो पद आता है सूरदास जी का। उसमें क्या किया गया? सूरदास की वंशावली दिखाई गई है। तो सूरदास की वंशावली दिखाई गई है, तो उसके अंदर चंद्रप्रदायी को किसके वंशज दिखाया गया है? गुणचंद्र का। तो यहाँ भी ये गड़बड़ हो जाती है कि नानूराम भाट जो कह रहे हैं वो सही है या नहीं है। अब नानूराम भाट कहते हैं कि पृथ्वीराज रासो की बहुत सारी प्रतियां जो है वो भटक रही हैं, लेकिन जो प्रति उनके पास है वो असली है। लेकिन वो प्रति जब उन्होंने शास्त्री जी को दी और उसको देखा गया तो पता चला कि वह तो बिल्कुल ही बेठिकाने की है या बिल्कुल भी प्रमाणिक नहीं है। सॉरी। प्रश्न संख्या 5। मुगल सम्राट नानूराम भाट के अनुसार नानूराम भाट के अनुसार मुगल सम्राट ने पृथ्वीराज रासो को सुना था। नानूराम भाट के अनुसार किस मुगल सम्राट ने पृथ्वीराज रासो को सुना था? बताइए, ए बैस है या फिर द? तो किसने सुना था? अकबर ने, ठीक है ना। किसने सुना था? अकबर ने सुना था। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 6 पर। मन हूँ कला ससभान कला 1600 बनिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, अक्सर पूछ ली जाती है। मन हूँ कला ससभान कला 1600 बनिए, बाल बैस ससीता समीप अजिन रस पिनिए। उपयुक्त पद किस रासो ग्रंथ से उद्धृत है? ए बैस है या फिर द? बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही जरूरी, पृथ्वीराज रासो से। अब आ जाते हैं प्रश्न संख्या 7 पर। भट्ट केदार कृत जय चंद्र प्रकाश। भट्ट केदार कृत जय चंद्र प्रकाश रचना है किसकी? रचना है किस प्रकार की रचना है? ए बैस है या फिर द? महाकाव्य है, गीति काव्य है, मुक्तक काव्य है या खंड काव्य है? महाकाव्य है, गीति काव्य है या खंड काव्य है? तो भट्ट केदार कृत जो जय चंद्र प्रकाश रचना है वो क्या है? महाकाव्य है। अभी आगे मैं प्रश्न देख लेता हूं, नहीं तो जानक के बारे में बताता हूं। सिंघायच, सिंघायच, कहीं सिंचायच मिलता है, कहीं सिंगायच मिलता है, ध्यान लगा लेना। कहीं क्या मिलता है? सिंघायच और कहीं सिंचायच। दयाल दास कृत राठौड़ारी खयात, राठौड़ारी खयात, ठीक है ना। राठौड़ारी खयात कहाँ संरक्षित है? ए बैस है या फिर द? ए बैस है या फिर द? तो कहाँ संरक्षित है? बीकानेर में। कहाँ संरक्षित है? बीकानेर में। अभी मैं आप लोगों को उसके बारे में बताता हूं जो भट्ट केदार का आ गया था। वो प्रश्न कौन सा था? 1 मिनट। हाँ, ये है भट्ट केदार कृत जयचंद्र प्रकाश। क्या है? महाकाव्य है। भट्ट केदार कृत जयचंद्र प्रकाश महाकाव्य है। तो जयचंद्र प्रकाश जो है वो क्या है? एक नंबर पर जयचंद की वीरता का वर्णन है। जयचंद जिसे इतिहास में, जयचंद जिसे इतिहास में घर का भेदी के रूप में जाना जाता है। जयचंद का नाम भी मतलब ये है कि अपनों को ही मारने वाला। यहाँ से ये एक मतलब ये इसका जो कह सकते हैं कि इसका जो
आप भावार्थ ले सकते हो कि जयचंद अगर किसी को कहें तो उसका मतलब ये हो गया कि वो घर का भेदी है, ठीक है ना। जैसे विभीषण था, विभीषण नाम लेते हमें पता चल जाता है कि घर का भेदी, घर वालों को मारने वाला, वैसे ही जयचंद के बारे में ऐसा आता है कि जयचंद की वीरता का वर्णन है। अब जयचंद की वीरता का वर्णन करने वाले दो व्यक्ति हुए थे आदिकाल के अंदर। एक तो थे भटकेदार जिन्होंने लिखी थी जयचंद्र प्रकाश, दूसरे थे मधुकर कवि जिन्होंने लिखा था जय मयंक जस चंद्रिका, ठीक है ना। एक थे मधुकर कवि जिन्होंने लिखा था जय मयंक जस चंद्रिका। जयचंद किसने, भटकेदार ने क्या लिखा था, जयचंद्र प्रकाश, और मधुकर कवि ने जय मयंक जस चंद्रिका लिखा था। लेकिन ये दोनों ही कृतियां जो है वो उपलब्ध नहीं है, वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। इनके बारे में अगर कहीं इनके नाम का ही वर्णन मिलता है हमें, और नाम का वर्णन हमें कहां से मिलता है, वो मिलता है सिंहायच दयाल दास कृत राठौड़ारी ख्यात में मिलता है। यह राठौड़ारी ख्यात कहाँ सुरक्षित है, बीकानेर के संग्रहालय में। कहाँ सुरक्षित है, बीकानेर के संग्रहालय में। राठौड़ारी ख्यात में जो दयालदास जी है, सिंहायच दयालदास है, वो क्या लिखते हैं कि आदि से लेकर कन्नौज तक का जो इतिहास है, आदि से लेकर कन्नौज तक का जो इतिहास है वो मैंने कहाँ से लिया है, वो मैंने इन रचनाओं से लिया है। वो मैंने इन रचनाओं से लिया है। कौन कौन सी रचनाओं से लिया है, जयचंद्र प्रकाश से और जय मयंक जस चंद्रिका से, ये इनके बारे में है, ठीक है ना। अब चलते हैं आगे। प्रश्न संख्या 9, प्रश्न संख्या 9 पर चलते हैं। रणमल छंद के रचनाकार हैं, ए बैस है या फिर द। रणमल छंद के रचनाकार हैं, ए बैस है या फिर द। तो कौन है रणमल छंद के रचनाकार, श्रीधर। कौन है, इसकी रचना कब हुई थी, रणमल छंद की रचना कब हुई थी, 1397 ईस्वी में। कब हुई थी, 1397 ईस्वी में इसकी रचना हुई थी। इसमें क्या है वो भी बता देना चाहता हूं। इसमें क्या है, इसमें है इड्र के राठौड़, इड्र के राठौर, इड्र के राठौर राजा रणमल, इड्र के राठौर राजा रणमल की उस विजय का वर्णन है, वर्णन है जिसमें उन्होंने पाटन के सूबेदार जफर खां को पराजित किया था, ठीक है ना। क्या है, इड्र के राठौर राजा रणमल, जो रणमल है वो कहां का राजा था, इड्र का राठौर था, कि उस विजय का वर्णन है जिसमें उन्होंने किसको पराजित किया था, जफर खां को। किसको पराजित किया था, जफर खां को पराजित किया था। रणमल छंद जिसकी रचना कब हुई थी, 1397 ईस्वी में हुई थी। इसका एक पद है जो मैं पढ़कर आपको सुना देना चाहता हूं कि रणमल छंद का एक पद है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सबसे अंत में जो जहां ये रस काव्य खत्म होता है वहां पर सबसे अंत में यही पद आता है। इसके बाद उनकी फुटकल रचनाएं शुरू हो जाती है। ढम डमई ढम ढम डमाकर, ढम डमई डम डवाकार, ढम डमई डम डकार, डंकर ढोल ढोली जंगिया, सुर करई रण सणाई, समुरी सरस रसी समरंगिया, कल कलही कहाल कोडी कल रवि कुमल कायर थरई, संचरई शक सुरतान सहण सासी सवि संग्रही। तो ढम ढमई याद रख लेना, ढम ढमई
डम डकार, डम डमई डम डकार, ढंकर ढोल ढाणी, ठीक है ना, ये चीजें याद रख लेना किसकी है, रणमल छंद की है। सॉरी। अमीर खुसरो के गीतों और दोहों की भाषा है, अमीर खुसरो के गीतों और दोहों की भाषा है ए बैस है या फिर द, ए बैस है या फिर द। ये मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि ये जो अमीर खुसरो है ये प्रकरण किससे लिए गए, प्रकरण 4 से लिए गए हैं। और प्रकरण 4 जो है उसमें लिखा गया फुटकल रचनाएं, आदिकाल का प्रकरण 4 है। आदिकाल के प्रकरण 4 में फुटकल रचनाएं उसका नाम है, और फुटकल रचनाओं के रूप में उसमें नाम जो लिया गया अमीर खुसरो का और विद्यापति का। तो आप बताइए कि अमीर खुसरो के गीतों और दोहों की भाषा है ए बैस है या फिर द, गीतों और दोहों की भाषा है, अमीर खुसरो के गीतों और दोहों की भाषा है तो क्या है, ब्रज भाषा। अमीर खुसरो के गीतों और दोहों की भाषा क्या है, ब्रज भाषा है। इनके बारे में आचार्य शुक्ल क्या लिखते हैं कि खुसरो की हिंदी रचनाओं में 2 प्रकार की भाषा पाई जाती है, हिंदी रचनाओं में 2 प्रकार की भाषा पाई जाती है। खड़ी बोली पहेलियों और मुकरियों और 2 सुकनों में ही मिलती है। खड़ी बोली कहाँ, पहेलियों मुकरियों और 2 सुकने। खड़ी बोली कौन सी में है, अमीर खुसरो की हिंदी भाषा की रचनाओं में, ठीक है ना, पहली आती है खड़ी बोली और दूसरी आती है ब्रज। अब खड़ी बोली में कौन कौन सी है, खड़ी बोली में तो उनकी रचनाएं हैं पहेली, मुकरिया और 2 सुखने। इनकी जो भाषा है वो क्या है, इनकी जो भाषा है वो क्या है, खड़ी बोली है। और गीतों और दोहों की जो भाषा है वो ब्रज है, किसकी, अमीर खुसरो की, किसकी, अमीर खुसरो की। अब अमीर खुसरो के बारे में कुछ बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। अमीर खुसरो के बारे में, अमीर खुसरो के बारे में कुछ बातें हैं। वो बातें क्या है, वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास में आदिकाल को प्रकरण में बांटा गया है, जिसका चौथा प्रकरण फुटकल रचनाएं हैं, जिसमें 2 ही रचनाकारों का परिचय है, अमीर खुसरो और विद्यापति। ये बात मैं आपको बता चुका हूँ। खुसरो का समय जो है, ऐसा माना जाता है खुसरो का समय जो है वो क्या है, खुसरो के समय के बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूँ। खुसरो का समय चाहे तो आप लिख सकते हैं, खुसरो का समय क्या बताया गया है, ग्यासुद्दीन बलबन से लेकर ग्यासुद्दीन बलबन से लेकर ग्यासुद्दीन बलबन से लेकर ग्यासुद्दीन बलबन से लेकर अलाउद्दीन ग्यासुद्दीन बलबन से लेकर अलाउद्दीन और मुबारक शाह, ठीक है ना, मुबारक शाह तक का इनका समय माना जाता है। मुबारक शाह तक का इनका जो है वो समय माना जाता है, खुसरो का समय। और खुसरो की जो प्रमुख रचनाएं हैं, खुसरो की रचनाओं की बात करें तो इनका आ जाता है 1 नंबर पर खलितबारी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, 2 सुकने। इसके अलावा 5 नंबर पर इनकी आ जाती है नूह, सिपहर।
नू है सिपहर। जो नू है सिपहर है ये भारतीय बोलियों का वर्णन है। नू है सिपहर में क्या है? भारतीय बोलियों का वर्णन है। नू है सिपहर में क्या है? भारतीय बोलियों का वर्णन है। और जो खलित बारी है, जो खलित बारी है ये अरबी फारसी शब्दकोश है। ये क्या है? अरबी फारसी शब्दकोश है। अमीर खुसरो के बारे में आप ही जानते हो कि इन्होंने सितार वाद्य के यंत्र का मतलब आविष्कार किया था। सितार वाद्य के यंत्र जो है उसका आविष्कार इन्होंने किया था। हिंद की तूती के नाम से जाने जाते हैं, हिंद की तूती के नाम से। और खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाले प्रथम कवि के रूप में भी नहीं जाना जाता है। खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाले प्रथम कवि के रूप में अमीर खुसरो को ही याद किया जाता है। अमीर खुसरो के बारे में अन्य कुछ बातें और है कि लगभग इनके 100 ग्रंथ माने जाते हैं, लेकिन 21 और 22 वर्तमान में उपलब्ध है। जिनमें से 21 और 22 जो है वो वर्तमान में उपलब्ध है। किसके? अमीर खुसरो के। उसके बाद चलते हैं प्रश्न संख्या 11 पर। एक नार दो को ले बैठी, टेढ़ी होके बिल में बैठी, जिसके बैठे उसे सुहाए, खुसरो उसके बल बल जाए। खुसरो उसके बल बल जाए। क्या है ये? खुसरो। खुसरो उसके बल बल जाए। अमीर खुसरो की उपयुक्त पहली का उत्तर है ए बैस है या फिर द। ए बैस है या फिर द। तो क्या है? मतलब आपको तो पहली के उत्तर के साथ साथ आपको ये ध्यान रखना है कि पद किसका है। कि एक नार दो को ले बैठी, एक नार दो को ले बैठी, टेढ़ी होके बिल में बैठी, जिसके बैठे उसे सुहाए, खुसरो उसके बल बल जाए। अमीर खुसरो के उपयुक्त पहली जो है वो इसमें क्या दिया? उत्तर क्या है? पायजामा है। क्या है? पायजामा। वैसे आपको ये पद याद रखना है कि ये पद किसका है। उज्जवल बरन, उज्जवल बरन अधीन तन, एक चित्त दो ध्यान, देखत में तो साधु है निपट पाप की खान। उज्जवल बरन अधीन तन, एक चित्त दो ध्यान, देखत में तो साधु है निपट पाप की खान। अमीर खुसरो के उपयुक्त पद किसके हैं? पद्य की भाषा है। अमीर खुसरो के उपयुक्त पद की भाषा है। क्या है भाषा? ये देखना है। ए बैस है या फिर द। क्या है? अमीर खुसरो। कौन है? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो के इस पद की भाषा है, आपको बताना है अमीर खुसरो के इधर पद की भाषा। तो क्या है? ब्रज भाषा। कौन सी भाषा है? ब्रज भाषा। आपको पहले बता दिया कौरवी नहीं है, अवधी नहीं है, कन्नौजी नहीं है, दो ही भाषाएं हैं, या तो है ब्रज और या है खड़ी बोली। मतलब हिंदी के लिए जो रचनाएं लिखी गई उनकी दो ही भाषाएं हैं, या तो है ब्रज या फिर खड़ी बोली। तो खड़ी बोली नहीं है, इसका मतलब ब्रज होगा। ठीक है ना? इस तरह से आप उत्तर निकाल सकते हो। वैसे ध्यान रख लेना उज्जवल बरन वाला जो पद है वो किसका है? अमीर खुसरो का है। ये ध्यान रख लेना, क्योंकि ये उसके पद से लिए गए। कहाँ से लिए गए? ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास से लिए गए, तो पद वहीं से उठाते हैं। विद्यापति किस रचना से मैथिल कोकिल कहलाए? विद्यापति किस रचना से मैथिल कोकिल कहलाए? ए बैस है या फिर द। तो किससे? पदावली से। किससे कहलाए थे? पदावली से। कीर्तिलता में क्या है? कीर्ति सिंह की वीरता का वर्णन है। कीर्तिलता में क्या है? कीर्ति सिंह की वीरता का वर्णन है। कीर्ति पताका में किसका है? शिव सिंह की वीरता का वर्णन है। किसकी? शिव सिंह की वीरता का वर्णन है। पदावली किस भाषा में थी? मैथिली भाषा में थी। इसके अंदर किसका वर्णन है? शिव दुर्गा गौरी गंगा का वर्णन किया गया है। शिव दुर्गा गौरी गंगा का वर्णन किया गया है। इसके बारे में विस्तार से जो है, विस्तार से मैं अगले वाले प्रश्न में बताऊंगा, क्योंकि आगे जो प्रश्न है उस प्रश्न में इसके बारे में और कहीं न आ जाए, इसलिए आगे जो प्रश्न आएगा उसमें मैं इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। प्रश्न संख्या 14 क्या है? जॉर्ज ग्रियर्सन ने मागधी से निकली होने के कारण किन दो भाषाओं को हिंदी से अलग माना है? जॉर्ज ग्रियर्सन ने किससे निकली होने के कारण? मागधी से निकली होने के कारण किन दो भाषाओं को हिंदी से अलग माना है? किन दो भाषाओं को? ए बैस है या फिर द। ए बैस है या फिर द। किन दो भाषाओं को अलग माना है? बै बिहारी और
मैथिली को, बिहारी और मैथिली को। यहाँ ये पद क्यों आया है? क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास में ऐसा कहा गया है, जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा कहा गया है कि जो विद्यापति की पदावली जो है वो उसे हिंदी भाषा की रचना नहीं मान सकते। विद्यापति की पदावली जो है उसे हिंदी भाषा की रचना नहीं मान सकते, क्योंकि जॉर्ज ग्रियर्सन ने मागधी से निकली होने के कारण बिहारी और मैथिली को हिंदी से अलग माना है। मागधी से निकली होने के कारण बिहारी और मैथिली को अलग माना है। मागधी से कौन कौन सी भाषाएं निकलती हैं? मगही, अच्छा, मागधी से बिहारी है और बिहारी से है मगही, मैथिली और भोजपुरी। मगही, मैथिली और भोजपुरी। प्रश्न संख्या 14 क्या है? प्रश्न संख्या 14, आचार्य शुक्ल अनुसार विद्यापति थे। आचार्य शुक्ल के अनुसार विद्यापति थे ए, बैस है या फिर द, तो क्या थे? बै, शेव थे। अब आचार्य शुक्ल के अनुसार विद्यापति, अब हम विद्यापति की बात करते हैं। तो विद्यापति को शैव की बात करते हैं तो विद्यापति को शैव मानने वाले, शैव मानने वाले कौन कौन हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल व दूसरे बच्चन सिंह है। अब आता है विद्यापति को वैष्णव मानने वाले। विद्यापति को वैष्णव मानने वाले, तो इनकी जो ट्रिक है वो बता देना चाहता हूं। ट्रिक तो ये है, जॉर्ज बाबू श्याम, ठीक है ना, जॉर्ज बाबू श्याम। तो नाम कौन कौन से आ जाएंगे? जॉर्ज ग्रियर्सन, दो नंबर पर बाबू ब्रजनंदन सहाय, बाबू ब्रजनंदन सहाय, और 3 नंबर पर आ जाते हैं श्याम सुंदर दास। ठीक है ना, ये है विद्यापति को शैव मानने वाले कौन है? शुक्ल और बच्चन है। और विद्यापति को वैष्णव मानने वाले कौन है? जॉर्ज बाबू श्याम। तो जॉर्ज से जॉर्ज ग्रियर्सन, बाबू से बाबू ब्रजनंदन सहाय और श्याम से श्याम सुंदर दास। अब आता है विद्यापति को शुद्ध श्रृंगारी कवि मानने वाले। ये भी बहुत आसान है, सारे 3 तो सीधे राम आ जाएंगे। पहला राम है रामचंद्र शुक्ल, दूसरे राम है जो इनके पीछे पीछे आते हैं हमेशा, राम कुमार वर्मा, और तीसरे राम है रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, और तीसरे नाम है राम वृक्ष बेनीपुरी। तीसरे कौन है? राम वृक्ष बेनीपुरी। अब बेनीपुरी से बै से बच्चन सिंह है। 4 नंबर पर आ गया बच्चन सिंह है। सिंह के है से, सिंह के है से, सिंह के है से, सिंह के है से क्या हैगा? हरप्रसाद शास्त्री। ये हरप्रसाद शास्त्री वही है जिनको नानूराम भाट मिले थे, नानूराम भाट मिले थे। तो बहुत ही आसान है ये विद्यापति के बारे में। जो बहुत ही कठिन लगता है कि विद्यापति को शैव किस किस ने माना है?
आचार्य रामचंद्र शुक्ल और बच्चन सिंह ने। फिर आता है विद्यापति को जो वैष्णव है वो किसने माना है, तो वो मानने वाले हैं जॉर्ज बाबू श्याम, जॉर्ज ग्रियर्सन, बाबू ब्रजनंदन सहाय और श्याम सुंदर दास। अब विद्यापति को शुद्ध श्रृंगारी कवि किसने माना है, तो वो है रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, राम वृक्ष बेनीपुरी, बेनीपुरी से बच्चन सिंह, बच्चन सिंह के है से हर प्रसाद शास्त्री, ये आता है। अब इनके बारे में थोड़ी सी बात और बता देना चाहता हूं कि जो विद्यापति है, विद्यापति की पदावली, विद्यापति की पदावली की मादकता को नागिन की लहर, ठीक है ना, नागिन की लहर निराला ने कहा है, ठीक है ना। विद्यापति की पदावली की मादकता को, विद्यापति की पदावली, जो विद्यापति पदावली रचना है ना, उसने पदावली की मादकता को नागिन की लहर कहा है। क्या कहा है, नागिन की लहर। अब विद्यापति को किसने क्या क्या कहा, तो सबसे पहले हम आते हैं बच्चन सिंह। 2 नंबर पर हम आते हैं हजारी प्रसाद। 3 नंबर पर हम आ जाते हैं, उससे पहले इनका देख लेते हैं। बच्चन सिंह क्या कहते हैं, अपरूप के कवि, अपरूप के कवि। हजारी प्रसाद क्या कहते हैं, रस सिद्ध, रस के सिद्ध वाक कवि, रस के सिद्ध वाक कवि। इसके अलावा बच्चन सिंह के बाद आता ग्रियर्सन। ग्रियर्सन ने क्या कहा इनको, ग्रियर्सन ने इनको कहा है रहस्यवादी। ग्रियर्सन ने इनको क्या कहा है, ग्रियर्सन ने इनको रहस्यवादी कहा है। उसके अलावा कोई सूचना है तो मैं देख लेता हूं। अब आता है प्रश्न संख्या 16। क्या है प्रश्न संख्या 16? आध्यात्मिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। अक्सर आप पढ़ते रहते हो, सुनते रहते हो, तो कोई ज़्यादा समस्या है नहीं मुझे लग रहा है। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी उपयुक्त कथन किसका है? आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के। इसके बारे में ये कहा गया है कि अगर विद्यापति की पदावली के पद भी अगर आध्यात्मिक है तो खजुराहो की जो कृतियां हैं उसको भी मानना चाहिए। ऐसा किसने कहा? बच्चन सिंह ने कहा था इनके बारे में। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, तो ये पद किसका है? ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। सरस बसंत समय बल पावली, सरस बसंत समय बल पावली, दक्षिण पवन बह धीरे, सरस बसंत समय बल पावली, दक्षिण पवन बह धीरे, सपना हूँ रूप वचन एक भविष्य,
मुख से दूरी करूँ चीर, उपयुक्त पद किसका है? ए बैस है या फिर द? ए बैस है या फिर द, तो किसका है? 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या है बताइए? ए बैस है या फिर द, तो किसका है पद है ये? विद्यापति का। वैसे आपको याद रखना है विद्यापति का है। सरस बसंत किसका है? विद्यापति का। वैसे भी विद्यापति श्रृंगारी कवि थे, तो सरस बसंत किसका आएगा? विद्यापति का। इतना से याद रख लेना। सरस बसंत। 18 नंबर प्रश्न, काली कहल पिए सा, काली कहल पिए साही जाहिब मई मारू देश, मोए अभागिनी नहीं जान ले रे संग जयता जोगिनी बेस। तो इनका वैसे कोई नहीं है, आपको बस ट्रिक के माध्यम से इनको याद रखना है कि ये जो है किसका पद है? काली कहल पिए सा, ये पद जो है किसका है? काली कहल पिए सा किसका पद है? विद्यापति का। किसका पद है? विद्यापति का है। 19 नंबर प्रश्न, आचार्य शुक्ल ने वीर गाथा काल की समाप्ति किस रचना से मानी है? आचार्य शुक्ल ने वीर गाथा काल की समाप्ति किस रचना से मानी है? आचार्य शुक्ल ने वीर गाथा काल की समाप्ति किस रचना से मानी है? वो मानी है हमीर रासों से। किससे मानी है? हमीर रासों से। आचार्य शुक्ल ने वीर गाथा काल की समाप्ति किस रचना से मानी है? हमीर रासों से। वो कहते हैं कि हमीर के बाद क्या हुआ कि जो मतलब हिंदू थे, उन्होंने क्या है कि पहले तो वो मुसलमानों से लड़ने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन अमीर के बाद क्या हुआ कि उनकी शक्ति जो है वो जवाब दे गई थी। अब वो मतलब बिल्कुल भी उनके साथ लड़ने की उनके अंदर हिम्मत नहीं थी। ऐसा शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखा हुआ है कि लड़ने की हिम्मत नहीं थी। अब उन्होंने सोचा कि देश के अंदर जो संस्कृति बची हुई है भारत की, हिंदुओं की जो संस्कृति बची हुई है, उसको थोड़ा आगे बढ़ाया जाए। तो उसी संस्कृति को बढ़ाने के लिए फिर आगे जो प्रवृत्ति चली वो भक्ति की प्रवृत्ति चली और उसको फिर भक्ति काल कहा गया। चलो चलते हैं प्रश्न संख्या 20 पर। गुजरात में द्वैतवादी वैष्णव संप्रदाय किसने चलाया? गुजरात में द्वैतवादी, ठीक है ना, गुजरात में कौन सा द्वैतवादी संप्रदाय किसने चलाया? ए बैस है या फिर द? गुजरात में द्वैतवादी किसने चलाया? तो किसने चलाया था? मध्वाचार्य ने। किसने चलाया था? मध्वाचार्य जी ने द्वैतवादी चलाया था। वल्लभाचार्य तो क्या थे? शुद्ध अद्वैतवादी थे। वल्लभाचार्य तो शुद्ध द्वैतवादी थे और नामदेव और ज्ञानदेव ये अद्वैतवादी थे, ठीक है ना। और द्वैतवादी ये थे शुद्ध, वल्लभाचार्य जी शुद्ध अद्वैतवादी थे और मध्वाचार्य जी द्वैतवादी थे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ठीक लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा है तो और आगे शेयर कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट टेस्ट के लिए तैयार रहिए, कल ही टेस्ट आने वाला है और बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।